वटाली साहब ने डॉक्टर फारूक साहब से कहा कि कुछ लोग यहाँ बगावत पर उतरे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अगर आप कुछ पुलिस की हमें पोस्टें दे दें, सब इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की, हम इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मे बी एबल टू क्विल इट एट दिस ग्रास रूट लेवल ओनली। तो शायद पता नहीं वो बाद में मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस में डिस्कस होकर एक प्रपोजल फ्लोट किया था ज़बानी। उस वक्त उनको मफ का जो नाम दिया गया वो एक साइकोलॉजिकल जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वाला नाम दिया गया। मुझे लगा कि हम डिस्कस भी करते थे कि वो लोग सारे सियासी तौर पर थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो एक जज्बाती नाम को इस्तेमाल करना चाहते थे फॉर दियर एडवांटेज, क्योंकि उन्हें ये आइडिया था शायद कि कश्मीर में जो है जज्बात और मजहबी जज्बात काफ़ी चलते थे। तो मफ का जो ग्रुप बना, तो उस वक्त जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले डॉक्टर फारूक साहब और राजीव गांधी साहब, इनका जो आपस में कांग्रेस का अकॉर्ड हुआ, उस अकॉर्ड ने शायद इसकी समझ जो है बदल दी। के बाद जो घाटी में आतंकवाद आया वो इसका रिजल्ट था, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। यस, सर्टनली। जम्मू कश्मीर में 1987 से लेकर 1995 तक क्या कुछ हुआ, क्या हालात थे वो, जिन हालातों में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, और उसके बाद आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती था, और उस चुनौती के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरीके से लोहा लिया। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की ख़ास तौर पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी जम्मू कश्मीर पुलिस में बगावत भी हुई थी, उस बगावत को भी कंटेन किया गया, वो कितना बड़ा चैलेंज था। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व आईजीपी राजा एजाज अली। राजा एजाज अली पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता भी हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन खुसूसी तौर पर बात इनकी पुलिसिंग को लेकर होगी। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे राय साहब ये बताइए कि आप पुलिस में कैसे आए? ये कोई हादसा था या ये आपकी दिल की खुद की चाहत थी? ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपना पैशन या अपनी चाहत का रोज़गार मिलता है और ज़िंदगी भर का इतना लंबा एक असाइनमेंट मिलता है। बचपन से इवन दो मैं बीटेक करके इंजीनियर भी बन गया, और बहुत अच्छा टेक ऑफ मुझे मिला कि 22 साल की एज में आई वाज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन मेडिकल इंस्टीट्यूट अपना स्किम्स में। इट वाज अ वेरी गुड टेक ऑफ। लेकिन मेरे अंदर की जो अर्ज थी, एक पैशन था मेरे यूनिफॉर्म के लिए, कि आई टेल यू, जब हम पीयूसी में पढ़ते थे बारामूला में, दो यंग ऑफिसर, एक न्याज महमूद और एक ओमकार नाथ, यंगस्टर आए हुए थे वर्दी पहनकर। मैं क्लास छोड़ के आ जाता था इनको, इनकी वर्दी देखने के लिए, चाल डाल देखने के लिए। तो उसके बाद ये वर्दी का जो पैशन था, इसने मुझे करार नहीं करने दिया। तो मैं लगातार गया, फिर आई वेंट इनटू फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो था सीपीओस का, मैं उसमें चला गया, तो कामयाब हो गया। और उसके बाद पहले तो मुझे डायरेक्टली बीएसएफ में अपॉइंटमेंट हो गई एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो देन आई एम फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज ऑफ एशिया, ग्वालियर बीएसएफ अकेडमी से। और उसके बाद मुझे एक चांस मिला कि स्टेट पुलिस ने मेरी सर्विसेज रिक्वेशन की यहाँ आने के लिए, क्योंकि आई हैड ए स्पेशलिस्ट डिग्री का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी, और पुलिस अफसर भी मैं था। तो यहाँ पहुँचकर एक स्टेज पर जब मैंने फर्स्ट एसएसपी एज डिस्ट्रिक्ट किया श्रीनगर कश्मीर आकर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा ये दीवानगी जो वर्दी की क्यों थी, ये पैशन क्यों था। ये सिर्फ एक वो ग्लैमर नहीं था इस यूनिफॉर्म का, ये मुझे रियलाइज़ एट द बैक ऑफ माई माइंड पहले से था, लेकिन मैं उसको ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। कि मेरे दिमाग में एक बात ज़बरदस्त बैठी हुई थी कि पुलिस वाला, वर्दी वाला आदमी जो है, वो उसके पास इतनी अथॉरिटी और पोजीशन है कि वाकई अगर वो पुलिसिंग करे तो किसी भी शख्स को उसके डिस्ट्रेस में, उसकी तकलीफ में वो उसके साथ खड़ा रह सकता है और उसको सहूलियत दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है, उसको बचा सकता है। बाकी कानून तो बाद में अपना जो भी है सारे लोग मदद करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला, खाकी वर्दी वाला, जिसमें इतना एतमाद सोसाइटी को होता है और किसी भी शख्स को डिस्ट्रेस में होता है, अगर वो उसके साथ खड़ा हो जाए, ही लेंड्स हिम
स्पोर्ट एंड दैट टाइम कॉन्फिडेंस, और वो मेरे अंदर तो आया कि यस, मैं यही वर्दी को पहनकर इस अमल के लिए कश्मीर इसमें पुलिस में आया हूँ। एंड टच वुड, शुक्र है रब का, मैंने भरपूर कोशिश की उस पैमाने पर उतरने की। जैसे हमने सब कहा कि आपने भरपूर कोशिश की उसी पैमाने पर उतरने की। मैं 1987 की दहाई की बात आपसे करना चाहूँगा। आपसे ये समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे थे, आप 1987 में कहाँ पर थे, और 1999 में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली से पलायन करके 99-90 में जम्मू की तरफ निकला, आप शायद उस वक्त जम्मू में पोस्टेड थे, तो क्या हालात थे? पहले तो मैं जानना चाहूँगा तफसीलन कि ये जो 87 का पीरियड था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे? देखिए, जो हम समझते हैं, मैं 84 से ही यहाँ था। 87 में कहाँ? 87 में मैं जम्मू में एसएसपी टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारा टेक्निकल विंग है, पूरा जम्मू रेंज को होल्ड कर रहा था। और वो एक पोस्टिंग ऐसी थी कि जो ऑपरेशनल नहीं थी, लेकिन उसमें आप नज़ारे बहुत देखते थे, हर एक चीज़ को आप अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन वही उन दिनों पॉसिबल था, मुमकिन था एडमिनिस्ट्रेशन के पास वायरलेस का, और वायरलेस के थ्रू हर एक चीज़ जाती थी, और वायरलेस को पता होता था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो 87 में मैं समझता हूँ कि उस वक़्त एक माहौल जो तैयार हुआ था, उस वक़्त गवर्नर जगमोहन थे यहाँ। आई डो नॉट नो उन्होंने इंटेंशनली किया या कि हादसाती तौर पर एक उभर के आया एक तबका, अदर देन द पॉलिटिशियंस जो हमारे यहाँ ये रूटीन में प्रोफेशनल इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं अपने, उनके अलावा जिनकी सोसाइटी में कुछ एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो लोग उभर के आए आगे एक अपना पॉलिटिकल सेटअप बनाने के लिए। और उस वक़्त उनको मफ का जो नाम दिया गया, वो एक साइकोलॉजिकल जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वाला नाम दिया गया। मुझे लगा कि हम डिस्कस भी करते थे कि वो लोग सारे सियासी तौर पर थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो एक जज्बाती नाम को इस्तेमाल करना चाहते थे फॉर दियर एडवांटेज, क्योंकि उन्हें ये आइडिया था शायद कि कश्मीर में जो है जज्बात और मजहबी जज्बात काफ़ी चलते थे। तो मफ का जो ग्रुप बना, तो उस वक़्त जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले डॉक्टर फारूक साहब और राजीव गांधी साहब, इनका जो आपस में कांग्रेस का अकॉर्ड हुआ, उस अकॉर्ड ने शायद इसकी समझ जो है बदल दी। उस वक़्त जितना हम फीडबैक मिल रहा था फील्डों से, हर जगह से, उसमें ये लगता था कि कम से कम 10-20 सीटें तो मेरे ख्याल में उन्होंने की हुई थी मफ ने। अच्छे लोग उसमें, प्रोमिनेंट लोग जो थे उसमें प्रोफेसर गनी थे, उसमें दूसरे ये गनी लोन साहब थे, उसमें ये गिलानी साहब थे, उसमें सलाहुद्दीन जो जिनका यूसुफ साहब के, बहुत सारे लोग थे। तो इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उस वक़्त, बहुत ही एक सेंटिमेंटल गेम प्ले की गई, और उसका हमने जो उस वक़्त एक रुझान देखा, वो रुझान जो था पब्लिक का, वो इस अकॉर्ड के खिलाफ था। यानी शायद बैकग्राउंड 84 का रहा हो, लेकिन जनरल पब्लिक ने उस अकॉर्ड को लाइक नहीं किया था, और रिजल्टेंटली जो लोग पार्टिसिपेट किए थे मफ वाले, उनको इसका एडवांटेज था। लेकिन जब रिज़ल्ट निकले तो रिज़ल्ट कुछ और ही निकले, और रिज़ल्ट में वो लोग जिनका हमें बाद में पता चला, जो बताया गया या जो सारी जगहों में महफिलों में डिस्कस होता रहा बड़ी देर तक, वो ये था कि वो लोग भी जो जीते हुए थे बहुत बड़े मार्जिन से, तो डिक्लेरेशन जो बाद में हुई, तो वो एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था हमारी इसका पॉलिटिकल जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था, और साइकोलॉजिकल जो लोगों की थिंकिंग थी, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या राय साहब आपकी मानेंगे उसके बाद जो घाटी में आतंकवाद आया, वो इसका रिजल्ट था, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे? यस, सर्टनली। लेकिन राय साहब, आतंकवाद आया, समझा जा सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करना, ऐसा है कि
यहाँ से हमारी कमज़ोरी फैमिली में आ गई। जैसे घर में एक घर के फ़र्द जो है वो वायलेंट हो गए, वो बगावत पर आ गए। तो हमसाया तो तैयार है ना। देखिए, हमसाए का ऑलरेडी एक जो पहले ऑपरेशन टोपैज आया था, टोपैक आया था जो उनने, उस टोपैक में उन्होंने तो ऑपरेशन का जो रूह रखी थी, दैट वाज गिव इंडिया 1000 कट। दे नेवर वांटेड कि वी कैन स्नैच दिस थिंग, वी कैन स्नैच थिंग। उनकी ये ताकत बन नहीं रही थी, लेकिन दे वांटेड टू गिव 1000 कट्स। वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स जो 1000 कट्स थे, तो हमने तो उनको प्लेटर में रख दी बॉडीज कट करने के लिए, अपने लिम्ब रख दिए ना। एक सबसे इम्पोर्टेंट लिम्ब जो था, इसको तैयार करके हमने दे दिया। अब स्पेशली वो लोग, यूसुफ शाह जैसे लोग, यासीन मलिक जैसे लोग, हमीद शेख जैसे लोग, ये सारे जो इस इलेक्शन मशीनरी में जज्बाती तौर, मालाई तौर, हर तौर से पूरे इन्वॉल्व थे। अब उनको एक तो हरा दिया और फिर उनको थानों में ले गए, और थानों में उनको जो इंट्रोगेशन किया या ज़्यादतियाँ की, उस पर तरह ये कि जिन लोगों को जिताया गया वो लोग भी गए लॉकअप्स में उनके साथ ज़्यादतियाँ की। तो जब इस लेवल तक का किसी को आप हर्ट करते हो, उसको वो कहते हैं ना, ही इज़ पुश टू द वॉल, तो नेचुरली वो फिर निकल कर बगावत पर आमादा हो जाते हैं। और ये छोटा सा मामला था बगावत वाला, ये 10-30 लोग 50 लोग जो थे एक्टिव थे। तो उस वक़्त मुझे एक चीज़ याद है कि वटाली साहब यहाँ डीआईजी हुआ करते थे। वटाली साहब ने डॉक्टर फारूक साहब से कहा कि कुछ लोग यहाँ बगावत पर उतरे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, अगर आप कुछ पुलिस की हमें पोस्टें दे दें, सब इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की, हम इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मे बी वी मे बी एबल टू क्विल इट एट दिस ग्रास रूट लेवल ओनली। तो शायद पता नहीं वो बाद में मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस में डिस्कस होकर एक प्रपोजल फ्लोट किया था ज़बानी कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मालूम था कि बेचैनी काफ़ी हुई है। अब जो बेचैनी हुई, तो वो लोगों का सर्वेलेंस तो उस वक़्त नहीं था पार्ट ऑफ इट। उस वक़्त ये लोग जो पार चले गए यहाँ से, यहाँ नेटवर्क तो पाकिस्तान का एज़ यूजुअल हमेशा रहता है, एस्पिनेज का रखिए, दूसरी चीज़ का रखिए, इंट का रखिए। तो वो थे जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया पार जाने के लिए। फिर चाहे एक बार पार चले गए तो फिर तो मोटिवेशन थी, फिर तो वो छोटे से ज़ख्म को भी जहरबाद बन गया फिर वहाँ। तो उसको जो एक्सप्लाइट किया गया और वहाँ से ट्रेनिंग दी गई, वहाँ से असिस्टेंस दी गई, वहाँ से सारा दिया गया, सब कुछ दिया गया। तो इसको इन्होंने चैनलाइज किया, जो गुस्सा था इन लोगों का, जो इन लोगों का वो एक बगावत थी, उसको चैनलाइज करके दूसरी साइड में लगा दिया, जिसमें कि वो 1000 कट वाली बात थी। अब रहा जो आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ कश्मीरी पॉइंट वाला, कि जब पहले पहले किलिंग हुई कि यहाँ कुछ लोग जो थे इंटेलिजेंस एजेंसीज से वाबस्ता थे, आईबी से, स्टेट की इंटेलिजेंस से, दूसरी कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे वाबस्ता थे। उसमें हमेशा ये रहा है कि मेजॉरिटी जो होती थी वो इन्हीं लोगों की होती थी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमें जो कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये था कि जो ये इनकी लिस्टें हैं उन एजेंसीज़ के लोगों की जो काम करते थे उनके साथ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ के लिए काम करते थे, बेचारे जेन्युइन काम करते थे, ये नहीं कि कोई किसी की प्रॉब्लम कर रहे थे। दे वर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कहीं से लिस्टें मिल गई, उन्होंने एक्सट्रैक्ट की, वहाँ पहुँचाई। हो सकता उनके भी यहाँ मोल होंगे जिन्होंने निकलवाई हैं। दे वर द फर्स्ट टू बी टारगेटेड, दे टारगेटेड देम, और उनको भी दौड़ दौड़ के भी पीछे मारा, टारगेट किया। जो वो एक किस्सा था कहीं बैरल में जाकर कोई छुपा, उधर भी मारा गया। दैट वाज दैट वन हमको बाद में, क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टिगेशनें हुई थी उसमें पता चला था। तो ये जब एक तरीके का मुझे लगता है कि दुश्मन मुल्क को, पाकिस्तान को ये पता चला कि भाई ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है जिस पर कि बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर शायद इसके बाद ये जो माइनॉरिटी की
किलिंग्स स्टार्ट हुई वहाँ उसमें। लेकिन उस जो माइनॉरिटी की किलिंग्स में सिर्फ कश्मीरी पंडितों की किलिंग नहीं हुई, उस वक्त किलिंग मुस्लिम्स की भी हुई। मैं आपको ये बताऊं, द फर्स्ट ऑफिसर DYSP जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का गेस्टेड ऑफिसर हिट हुआ, ही वॉज मुस्लिम कदीर, माई यंगर ब्रदर इन लॉ, मेरा छोटा बहन हुई 27 साल की एज में। ही वॉज एम्बुश्ड इन बडगाम, 2 बच्चे छोटे छोटे मासूम रह गए। तो ये मेरे लिए कितना बड़ा तजाद फैमिली के लिए होता कि यंग DSP 27 साल का। सो ये एक पंडितों का ही नहीं था मसला, मुसलमानों का भी था। फ़र्क क्या रहा, ये जो आपने कहा कि इनके जाने का, प्लाइन का, माइग्रेशन का, ऑल दोज थिंग्स, कि जितने कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए इस दौरान में, बहुत ज़्यादा मारे गए, हज़ारों के हिसाब से ना, जहाँ वहाँ 1000 हुए तो वहाँ 10,000 हुए, बहुत ज़्यादा हुए वहाँ। मैं समझता हूँ, और हमारे एक बड़े ही दानिश्वर ऑफिसर, पुलिस पंडित ऑफिसर ने ये बताया, उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे, जो बड़ा एक अपीलिंग पॉइंट था। उसने कहा यार कि कश्मीरी पंडित भाग के गए वापस हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में उनके लिए काफ़ी गुंजाइश थी, बाहें फैलाई हुई थी। और यार ये मुसलमान कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे तो जाएंगे कहाँ। इनको वो चीज़ सारी शायद शफ़क़तें वहाँ अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ये भी भाग जाते। और फिर ऐसा हुआ कि वाकई कुछ लोग जो भागे तो कम से कम जम्मू ने उनको एकोमोडेट संभाला, अभी तक संभाले हैं। अभी तक आप अगर आप जगती की अलॉटमेंट देखें, दूसरी जगहों की अलॉटमेंट देखें, वहाँ मुस्लिम माइग्रेंट्स भी हैं। नहीं, बहुत सारे कश्मीरी ऑफिसर्स हैं, कश्मीरी पॉलिटिशियंस, इनके घर वहाँ पर हैं। और आप ये भी देखा होगा कि इवन पुलिस ऑफिसर्स, मुलाजमीन, जो मुलाजमीन दनदही से काम करते थे, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से काउंटर इंटेलिजेंस में हमारे ऑफिसर्स थे, इवन द रैंक ऑफ एसपी DSP वाले भाग गए यहाँ से। दे वेंट ऑफ, कम रहे 3-4 साल रहे जम्मू में, दे कुड नॉट कम बैक। सो जो वो माहौल बनाया है इन्होंने ना, उसमें ये चीज़ ज़रूर पैदा हो गई, क्योंकि एक मिस्किल छोटी सी माइनॉरिटी थी, और दूसरा ये था कि मार्शल रेस नहीं थी कि तलवारें लेकर लकड़ आते जी कि मर गए और मारेंगे। तो उस सिलसिले में एक माहौल ऐसा पैदा हो गया कि चलो। लेकिन उस वक़्त हमें ये याद है कि एक जो जर्नल इन जब हम, क्योंकि मैं उस वक़्त जब यहाँ से ये माइग्रेशन हुआ तो मैं एडिशनल SP जम्मू था, और आई वॉज इंचार्ज अखनूर, मेरे पास आता था पूरा बेल्ट, मुट्ठी से लेकर पूरा अखनूर तक, जो चिड़िया वो ये है ना, उस सारे एरिया में जो टेंट लगे, वो लगे, कैंप लगे, तो आई वॉज द पर्सन के हैंडलिंग देम, टैकलिंग देम एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड देयर सिक्योरिटी, एवरीथिंग। तो उस वक़्त जो कश्मीरी पंडित थे जितने भी आए हुए थे, उनमें 99% का ये था कि हम कुछ टाइम के लिए वहाँ से शिफ्ट हुए हैं और हालात ठीक हो जाएंगे तो विल गो बैक। ये एक काफ़ी उनके अंदर उस वक़्त डर था, नहीं एतमाद, वो इस एतमाद से गए थे। क्योंकि आपने देखा होगा, हम उनसे पूछते थे यार आए हो तो ये चीज़ें साथ क्यों नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए, फिर वो कहते थे कि अद क्या वुंच वापसी गसन उन क्या वरियस चो रोजन जोड़स वरियस चो शान रतन चार रोजन जाएंगे वापस। सो दैट वाज ए कॉन्फिडेंस बॉर्न बाय देम। जी, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस था, उसके बाद मुझे राय साहब जानना चाहता हूँ कि आप जब श्रीनगर आए, जिस साल में आप श्रीनगर आए, जिस सन में आप श्रीनगर आए, आपने वादी के अंदर क्या देखा, कितने % पंडित समुदाय के लोग यहाँ पर थे, हालात कैसे थे, और उन हालात में ऑपरेट करना एक पुलिस वाले के लिए कितना आसान था, और ये भी जानना चाहूँगा जो म्यूटनी हुई थी पुलिस की, उस म्यूटनी को आप लोगों ने कैसे कंट्रोल किया। देखिए एक बहुत हालात इस कदर उस वक़्त मखतूम। आप किस साल में आए थे? ये 93 की बात है, 93 मई, अप्रैल मई की बात है कि मुझे शाम को ऑर्डर मिला कि यू हैव टू लीव इमीडिएटली एंड रीच श्रीनगर, प्रॉब्लम्स आर देयर। ऐसे हालात थे यहाँ मिलिटेंसी के कि मैं एयरपोर्ट पर, मुझे गाड़ियाँ रिसीव करने आई तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं स्ट्रेट वे जा रहा हूँ हज़रत बल दुआ करने के लिए, क्योंकि मैं श्रीनगर ज्वाइन कर रहा हूँ। उसका नो नो सर यू कांट गो,
हज़रतबल ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ तो पूरे का पूरा जो है मिलिटेंट्स के ऑक्यूपेशन में है। और फिर ये दूसरी चीज़ क्या थी कि मेरे श्रीनगर में मकान था अपना, मैं 1 महीना मकान में नहीं आ सका, बल्कि मैं ऑफिसर्स मेस जो था इधर हमारा इधर वो क्या वो इसमें पुलिस का, मैं उसमें ठहरा। ये गुपकार रोड पर हमारे काफ़ी वो एक सिक्योरिटी जोन बना हुआ था। ये जो पूरा एरिया है आपका गुपकार का एंड दिस आर्मी वाला एरिया बादामी बाग का, तो ये एरिया था जो बना था। तो हालात ये थे उस वक़्त कि शाम की 6 बजे 7 बजे के अज़ान के साथ साथ तमाम मस्जिदों में आज़ादी 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 माइकों पर स्टार्ट हो जाता था, फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी, लोग सहमे सहमे होते थे, छुप जाते थे अंदर घरों में जाकर। तो उस वक़्त हम जब यहाँ चले तो 4 दिन तो हम बड़े इसमें प्रेशर में रहे। तो 5वें दिन जब मेरे पर नौहट्टा में फायरिंग होगी मेरी गाड़ी पर, तो उसके बाद थोड़ा सा खिल के बाहर आ गए, फायर स्टार्ट हुआ, तो देन इट वाज ऑल राइट। लेकिन काफ़ी टफ पोजीशन थी। हाँ, इसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से कितने ताल्लुक़ रखने वाले लोग कभी आपसे मुलाकात करने आए? वो ऐसा था कि मोस्टली उस वक़्त ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ था, 93 था, कि हम जाकर इनको पूछा करते थे। ये सबसे ज़्यादा इंदिरा नगर में रहते थे, शिवपुरा में, इंदिरा नगर में, या हबा कदल, ये दूसरी हबा कदल की भी कुछ लोकेलिटीज़ थी जहाँ अभी डाउनटाउन में लोग रहते थे। तो हमने एक तो स्पेशल गार्ड्स वगैरह लगा दिए थे, और पर्सनली हम ऑफिसर्स एंड आई एज एसपी आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू देम, और हर एरिया में उनसे मिलते थे। लेकिन उस वक़्त भी ये उम्मीद है आज थी कि हम वापस आ रहे हैं। सारों के घर मौजूद थे, मकान मौजूद थे, ताले लगे हुए थे, हमसायों के साथ ऐसा उस वक़्त एक जोड़ था कि यहाँ श्रीनगर से लोग जाते थे, इनके पास टेंटू में रात को रहते थे वहाँ, और वो आके इनके पास रहते थे। दैट वाज द थिंग, दैट वाज द एक्चुअल सिचुएशन जो हमने देखी है उस वक्त भी। मुझे एक सिरा से और बताइएगा, क्या जगमोहन कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या ये नहीं कि उससे पहले की जो हुकूमतें थी, जो जिस हुकूमत के दौर में, जिसकी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में लगभग 70 के करीब करीब कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया गया था। टीका लाल टपलू शहीद हो चुके थे, उसके अलावा कश्मीरी पंडितों के कुछ और बड़े बड़े लीडर शहीद हो चुके थे। तो एक शख्स को मोरूद इल्ज़ाम ठहराना और हुकूमत को बिल्कुल जो है उससे बाहर निकाल देना, और फिर दूसरा ये कहना कि जनाब यहाँ तो जनता दल की गवर्नमेंट थी, बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने क्या कहते हैं जगमोहन को यहाँ पर भेजा था। जबकि मैं और आप बखूबी जानते हैं कि मुफ्ती सैयद और फारूक अब्दुल्ला का एक तो सियासी लड़ाई तो होती है, वो लगभग ज़ाती लड़ाई थी। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर ये कहा जाता था कि वो अक्सर ये कहते थे कि मुफ्ती जो है एचकन जो है वो सिलवा रहा है कश्मीर में क्या कहते हैं आने के लिए, तो ये सब चीज़ें मशहूर थी और इनकी राइवलरी भी मशहूर थी। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जगमोहन ही सिर्फ जिम्मेदार हैं, या आप भी मानते हैं कि जो वक्त की हुकूमत थी वो भी जिस तरीके से काम कर रही थी वो भी? देखिए, ऐसा है कि जो इस किस्म का, इस स्केल का ये प्लान होता है या ऐसी माइग्रेशन होती है, वो ओवरनाइट नहीं होती है। यू नो दैट थिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पूरे तबके का कौम का मूवमेंट था। इसके हालात जो हैं धीरे धीरे वो बनते हैं, और एक पर्सन को नाम करके हम देना कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम कहें कि ये पर्सन इसलिए इंटरेस्टेड था, उसलिए इंटरेस्टेड था। ये तो गवर्नमेंट की बात होती है, ख्वाह पहले की गवर्नमेंट की बात करें या जगमोहन की गवर्नमेंट की बात करें। मैं तो इस चीज़ में वाज़ेह, हम उस वक्त भी थे एज पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने बिगनिंग में बोला कि हालात बन चुके थे जिसमें कि काफ़ी खौफ और दहशत कश्मीरी पंडितों में बस चुका था। और उस वक्त ज़रूरत ये थी कि माइग्रेशन के टाइम पर या उससे पहले माहौल पता था गवर्नमेंट को, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी। मैंने ये कभी कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे इग्नोरेंट रही होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एवरीथिंग, उनको पूरा मालूम था। तो वो ओवरनाइट, जैसे आज मैं एक ड्यू को, आर्मी को, या मैं 10 बटालियन सीआरपीएफ की मूव करके ओवरनाइट ला के मैं पूरा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब जब 370 का यहाँ था एब्रोगेशन का, तो आपने फोर्स लाई तो कोई बाहर निकला तक नहीं ना। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त ये सोचती कि इस चीज़ का खतरा है, सद्भाव करना है, इसका इलाज करना है, तो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन
है, कौन सी बात है, मुझे कहिए जी, कितने बड़ी बड़ी जगह हैं। हम उस वक्त वो फोर्स अप्लाई कर सकते थे, दो चीजें होती थी ना उस वक्त। लेकिन राजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम उस चीफ मिनिस्टर को एक सीरियस चीफ मिनिस्टर कैसे माने, जिस चीफ मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाता था 96 से लेकर 2002 तक कि जनाब फारूक अब्दुल्ला तो सर हुकूमत नहीं चलाते, कि जेटले साहब हुकूमत चलाते हैं। और दूसरा, उनके बारे में ये भी कहा जाता था, इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है, मैंने तो नहीं किया, ये तो तारीख है, लोग मुझे कहेंगे कि जनाब देखिए जुनैद साहब बोल रहे हैं, ये तारीख यही कहती है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी, नीरो वॉज फिडलिंग व्हाइल रोम वॉज बर्निंग। ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है, मैंने नहीं लिखी थी, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखी थी। तो जो शख्स 1996 से लेकर 2002 तक इतना नॉन सीरियस था, वो 89 से पहले कितना सीरियस रहा होगा, वो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस वक्त उस दौर में जो है आप लोग मुलाजमत। देखिए, ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट की बात तभी करता हूँ, बाय नेम की नहीं है, गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट इज एन अपरेटस, और चीफ मिनिस्टर को चलाने वाला अपरेटस होता है। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर का एक होता है, ही इज़ ए कमांडर। जो कहते हैं ना कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन दिस आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय ए टाइगर, बट आई एम अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय ए टाइगर। तो टाइगर का जो लीड होता है ना, वो होता है। मेरे सिंपल सोल्यूशन जैसे ऐसे हालातों में यह है कि गवर्नमेंट हैड टू पुट ए प्रोटेक्शन, देन reach to them, assure them of their security and taking care. Which government failed. Government failed in that. Whatever government it was, earlier or later, they failed. Both of them they failed. राजा साहब, आप बिल्कुल आज के वक्त में आऊँगा, वक्त कम है, आपसे जानना चाहूँगा अक्लमंदी क्या है। एक फिल्म बनती है, उसमें कश्मीरी पंडितों को लेकर वो दिखाया गया है जो उस दौर में हुआ है। अब वो कम हुआ है, उसकी क्या कहते हैं, वो कम हुआ है, उसकी इंटेंसिटी कम थी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। क्या अक्लमंदी इस बात में है कि आज आउटराइटली आप डिसमिस करें, जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये फर्जी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, या यूं करें आप कि आप ये कहें कि जनाब ये तो हुआ है, लेकिन हमने अब इसी में उलझ के नहीं रह जाना है, हमको आगे बढ़ना। अक्लमंदी किस चीज़? देखिए, बात यह है कि बड़ी कौमों के साथ ऐसे हालात हुए हैं, और बहुत बड़ी कौमों का आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री अवेलेबल है। कौमों ने बाद में सारी चीज़ का दो चीज़ें की हैं। एक तो उन्होंने हर चीज़ का एक इन्वेस्टिगेशन की है, जिसको ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन करके कहा है। उमर साहब ने बहुत वादे किए थे, उमर साहब ने किए थे 2008 से पहले वादे कि बनाऊंगा मैं। उसके बाद क्या होता है फिर के दोनों कौमों का जो ऐसे हालातों में बिछड़े होते हैं, उनकी अर्ज तो होती है। देखिए, हमारी कश्मीरियत में अर्ज है, यहाँ कश्मीरी मुसलमान भी उनके बगैर इनकम्प्लीट है, और कश्मीरी पंडित कहे मैं आराम कर रहा हूँ ही, वो भी हमारे बगैर इनकम्प्लीट है, कश्मीरियों के बगैर। तो इसमें अगर आप इस चीज़ को खुरचते रहें, ये इरिटेशन पैदा करता है और कुछ नहीं करता। बजाय इसके प्रैक्टिकल चीज़ ये होनी थी कि इन चीज़ों को सेटिएट करने के लिए जिन लोगों को, या जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार थे किसी भी साइड से, अपने मुल्क का कानून है, प्रोसीजर है, दे शुड हैव बीन ब्रॉट टू बुक्स, ताकि उन लोगों को, फैमिलीज को एक तस्कीन तो मिलती कि हमारे साथ जस्टिस हुआ। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है, जब ये प्लान हुआ, ये सारा कुछ हुआ, यहाँ से इनखला, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लोगों ने बाहर जाकर ऐसे दिए कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में इरिटेशनें पैदा हुई। इमीडिएटली आपने देखा होगा, नफ़रतें पैदा होनी शुरू हो गई। तो बहुत अच्छा, उसके बाद कुछ लोग जो महज़ब लोग थे दोनों फ़िरक़ों में, उन्होंने इस वक्त तक काफ़ी कोशिशें करके बड़े लोगों को इकट्ठे लाया था। इकट्ठे ये हालात पैदा हो गए थे कि बैठना, करना, बातें करना, सारे लोग उसमें आते। लेकिन पिक्चर को इस तरीके से प्रेजेंट करना हुआ तो है, हुआ एक ही के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। शायद हो सकता है, मैंने पिक्चर देखी नहीं, कि हमने जो सुने हैं देखे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ जो आप समझ भी नहीं सकते। यानी वर्ल्ड का अगर हाफ विडोज़ वाला भी आप वर्ड है तो वो भी कश्मीर का ही है ना। हाफ विडोज़ कहीं नहीं आपने वर्ल्ड के किसी जगह ऑपरेशन में या किसी इनकलाब में सुना होगा, वो भी तो है ना। बहुत लोगों का दर्द है, वो उनका दर्द जो है घर छोड़कर चले गए, हमें बहुत फील हो रहा है, सबको फील हो रहा है, क्योंकि वो बिखर गए। तो इसलिए
ऐसी कोई भी एफर्ट जिससे नफरतें और बढ़ें या ऐसी चीज़ हो तो एक चीज़ तो वो गलत है। दूसरा क्या है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती एक हुई है कि मैं समझता हूं अपना कि ऐसी जैसी ये पिक्चर बनी है या ऐसे कुछ और चीज़ें हुई हैं जिससे कि कश्मीर के लिए जो हमारे अपने मुल्क में हमारे लिए हमदर्दियां होनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर के लोग ख्वाह वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो हिंदुस्तान के हैं। ये जो टेरिटरी ज़मीन ही नहीं हिंदुस्तान की है, लोग भी हैं। तो घर के लोगों में नफ़रत पैदा करनी, रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में कश्मीरियों की नफ़रत पैदा करनी एक बहुत बड़ा सिन है, एक जुर्म है। इसको इस तरह से देखा जाए। मेरे ख्याल में उस चीज़ में जहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, उनका दर्द है, हम भी महसूस करते हैं, लेकिन बाकी दर्द जो हैं उनको भी महसूस किया जाए। और एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में जो हमें अपने लोगों की, अपने रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोगों की हमदर्दियों से जो हमें इस वक्त वो महरूम किया जा रहा है, इससे हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम तो उसमें तकलीफ में हैं कि हमें अपना मुल्क किस वक्त, क्योंकि हमारी तकलीफ हो ना तो आदमी कहता है मुल्क उठ के आएगा, हमें बचाएगा। हमें इधर तकलीफ हो, सारा मुल्क हमारे लिए आवाज़ कहेगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कोई हमारे लिए नहीं बोलता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजा एजाज अली। आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि ठीक है, कश्मीरी पंडितों का दर्द है, तकलीफ है, हम उस दर्द और तकलीफ को समझते हैं और मानते हैं कि वाकई उनके साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन हम मुस्तहिक हैं कि पूरे मुल्क की मोहब्बतें जम्मू कश्मीर के लोगों के तई हो, ताकि यहाँ के दुख को, यहाँ की तकलीफ को कम किया जाए और कश्मीरी पंडित समुदाय को वापस अपने घर लाया जाए।